हेलो एवरीवन। स्पेक्ट्रम हिस्ट्री क्वेश्चन आंसर सीरीज़ में ये लेक्चर नंबर 2 है। मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग देख रहे हैं। तो इसमें सेकंड चैप्टर जो हमारा शुरू हो रहा है वो है ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब ऑफ बंगाल के बारे में। तो थ्योरी थोड़ी सी देख लेते हैं, इसी की बेसिस पे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो मुर्शीद कुली खान जो थे, इनका ईयर याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये लास्ट गवर्नर थे बंगाल के जो इंडिपेंडेंटली अपॉइंट हुए थे बाय मुगल किंग मुर्शीद कुली खान, बाय द मुगल किंग। ओके, मुर्शीद कुली खान जो थे, इन्होंने शिफ्ट किया था अपने कैपिटल टू मकसूदाबाद फ्रॉम ढाका, और बाद में इसका नाम इन्होंने मुर्शीदाबाद, मकसूदाबाद से मुर्शीदाबाद कर दिया था। ठीक है, इनके बारे में कुछ और बातें हैं कि इन्होंने इजारा सिस्टम लैंड सेटलमेंट के लिए स्टार्ट किया था। उसके बाद आते हैं अली वर्दी खान, कंपेयरिंग यूरोपियन विद द हनी बीज, ये कुछ और बातें लिखी हुई है। अली वर्दी खान इसके बाद आए थे, मुर्शीद कुली खान के बाद इनके सक्सेसर हैं। इनका राइवलरी चलता था ब्रिटिशर्स के साथ, और इन्होंने कुछ कुछ बातें कही थी। उसके बाद आफ्टर डेथ ऑफ अली वर्दी खान फिर सिराज उद दौला है। बेसिकली ये इंपॉर्टेंट पर्सन है सिराज उद दौला। इनके साथ एक ट्रेजेडी इन्वॉल्व है जिसको ब्लैक होल ट्रेजेडी कहते हैं। ये हुआ था 20 जून 1756 को। ये ईयर बहुत इम्पॉर्टेंट है, 1756 को ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई थी। अकॉर्डिंग टू दिस, अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द 23 सर्वाइवर्स, J.Z. हॉलवेल, बेसिकली क्या हुआ था कि 146 इंग्लिश प्रिजनर्स जो थे, ब्रिटिश के जो प्रिजनर्स थे, उनको एक ही छोटे से सेल में रख दिया गया था, और 23 सर्वाइवर्स बचे थे, बाकी सब मर गए थे। 146 में से बस 23 लोग बचे थे, और इनको एक सेल में पुट कर दिया गया था जिसका डायमेंशन था 18 फीट लेंथ एंड 14 फीट 10 इंच ब्रेथ, मतलब काफ़ी छोटा सा था। ओके, और इसमें 143 लोगों को रख दिया गया था, और बचे थे बस 23 या 26 लोग, 23 लोग बचे थे। ओके, 23 लोग बचे थे। ओके, इस तरह से बाकी सब जितने थे 146 थे, ये 146 टोटल थे, और 23 लोग बचे, बाकी 123 की डेथ हो गई थी, इसलिए सफोकेशन से डेथ हो गई थी। इसको ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से जाना जाता है। इन्हीं के टाइम के एक मुस्लिम हिस्टोरियन हैं जिनका नाम है गुलाम हुसैन। उन्होंने अपनी बुक सियार उल मुतकरिन ये नाम से एक बुक लिखी थी, और उसमें इन्होंने सियार मतलब सिराजुद्दौला के बारे में बताया है कि इस तरह से ये घटना इन्होंने की थी। फिर जो रॉबर्ट क्लाइव हैं, जिनको फाउंडर ऑफ इंग्लिश रूल इन इंडिया कहा जाता है, उन्होंने इसको डिफ़ीट किया था। ये जो बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, इनको डिफ़ीट किया। 1756 में ये घटना हुई थी, ब्लैक होल ट्रेजेडी, और 1757 में 23 जून 1757 में बैटल ऑफ प्लासी में, जिसको प्रेजेंटली पलासी कहा जाता है, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने उनको हरा दिया था। ये जो बैटल फील्ड है ये भगीरथी नदी के किनारे है, नाडिया ज़िले में, वेस्ट बंगाल में। तो रॉबर्ट क्लाइव फिर उसके बाद इन्होंने हरा दिया। अब इसके बाद ये गवर्नर बने, यहाँ पे इंडिया में गवर्नर थे। इसी के बाद इन्होंने कुछ और लड़ाइयाँ लड़ी। इन्हीं के पीरियड में एक इलाहाबाद की ट्रीटी, इलाहाबाद की संधि साइन हुई थी अवध के नवाब शुजा उद दौला के साथ। ये जो है ये दूसरे वॉर है, ये बैटल ऑफ प्लासी हो चुका है, अभी बक्सर का युद्ध आने वाला है। तो वहाँ पे इलाहाबाद की ट्रीटी साइन होती है। ड्यूरिंग हिज गवर्नरशिप एक वाइट म्यूटनी थी, ये भी ब्रोक हुई थी अमंग इंग्लिश सोल्जर्स, मतलब इंग्लिश सोल्जर्स जो थे वो आपस में ही लड़े थे, तो वाइट म्यूटनी नाम से जाना जाता है। वाइट मतलब जो सफ़ेद लोग हैं वो आपस में झगड़ा कर रहे हैं। प्लंडरिंग ऑफ रिसोर्सेज ऑफ बंगाल, बंगाल के काफ़ी रिसोर्सेज को लूट लिया गया था क्लाइव के गवर्नरशिप में। फिर एक मीर कासिम जो थे, वो थे अली वर्दी खान के बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत एबल सक्सेसर थे। ये मीर कासिम ये आए। ओके, सो एज अ फौजदार ऑफ पूर्णिया एंड रंगपुर, मीर कासिम हैड
ऑलरेडी प्रूवन हिज एबिलिटी, तो इससे पहले ये पूर्णिया और रंगपुर के फौजदार रह चुके थे। टू सेव हिज कोर्टीज फ्रॉम रिपीटेड कॉन्स्पिरेसी ऑफ ब्रिटिशर्स एंड टू अवॉइड इंटरफेरेंस फ्रॉम इंग्लिशमैन, मीर कासिम ने अपनी जो कैपिटल थी उसको शिफ्ट कर दिया मुंगेर, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे वो काफ़ी इंटरफेरेंस करने लगे थे मुर्शिदाबाद में। ओके, तो इन्होंने शिफ्ट कर दिया मीर कासिम ने मुंगेर में, एज टू स्टे अवे फ्रॉम कलकत्ता। उसके बाद उन्होंने ही कंसोलिडेटेड हिज आर्मी ऑन द यूरोपियन मेथड, इन्होंने यूरोपियन तरीके से ही अपनी एक आर्मी का डेवलपमेंट किया। उसके बाद इन्होंने एक मैच लॉक गन का मैन्युफैक्चर, मतलब एक गन बनाने की भी अरेंजमेंट रखा था इन्होंने मुंगेर में। फिर मीर कासिम ऑल्सो टुक सम ब्रेव स्टेप्स एज टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ बंगाल, बंगाल की इकोनॉमिक कंडीशन, क्योंकि ब्रिटिशर्स काफ़ी लूट रहे थे बंगाल को, तो बंगाल की अपनी आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी उस टाइम पे, तो मीर कासिम ने उसके लिए भी काफ़ी स्टेप्स लिए थे, जो स्टेप्स इन्वॉल्व करता था हैवी फाइन, कि जो ऑफिसर्स वहाँ रहते थे ब्रिटिश ऑफिसर्स, उनसे काफ़ी फ़ाइन लिया जाता था। नए टैक्सेस इंट्रोड्यूस किए, जिसका मतलब ये था कि जो वो एक्स्ट्रा टैक्सेस थे, पुराने टैक्सेस से ज़्यादा पैसे लिए जाते थे उसमें, तो इस तरह से टैक्स लेकर और उसके बाद फ़ाइन लगाकर इसने अपनी इकोनॉमी को अच्छा करने की कोशिश किया था, क्योंकि उस वक्त बंगाल को पैसे की ज़रूरत थी, और जिस तरह से ये चाहते थे एक ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट काम करना, गन फैक्ट्री बनाना या इस तरह का कुछ काम करना, उसके लिए पैसे की रिक्वायरमेंट थी। द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ मीर कासिम, शुजा उद दौला जो कि नवाब थे अवध के, और मुग़ल किंग जो थे शाह आलम II, ये सबको डिफीट किया ब्रिटिशर्स ने बैटल ऑफ बक्सर में, जो कि हुआ था 22 अक्टूबर 1764 में। तो ये बैटल ऑफ बक्सर हुआ। इस टाइम पे हेक्टर मुनरो हुआ करते थे इंग्लिश आर्मी के, और हेनरी वेंसिटार्ट वॉज द देन गवर्नर ऑफ बंगाल। तो ये इंग्लिश आर्मी को जो लीड कर रहे थे वो तो हेक्टर मुनरो, लेकिन उस टाइम पे जो बंगाल के गवर्नर थे वो थे हेनरी वेंसिटार्ट। This victory of Britishers made the English a great power in northern India and contender for the supremacy over the whole country. तो इस टाइम पे ब्रिटिशर्स जो थे वो इंग्लिश मतलब उनकी जो पावर थी वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो गई थी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गई थी, और पूरे कंट्री पे वो लोग सुप्रीमेसी के एक कंटेंडर बन गए थे। Now there was no one in India who can challenge the Britishers. अब इस टाइम जितने भी यूरोपियन पावर हैं वो सब डर गए हैं, और वो सब ज़्यादा बचे भी नहीं हैं, क्योंकि उनसे भी ऑलरेडी वॉर हो चुकी है। तो जो बाकी यूरोपियन पावर जैसे कि पोर्टुगीज़ बस गोवा तक रह गए, फ्रेंच जो हैं वो भी पौंडीचेरी तक ही रह गए हैं, यहाँ पे डच ख़त्म हो गए हैं, और डेन्स तो कुछ थे भी नहीं ज़्यादा, वो भी ख़त्म हो चुके हैं। तो बचे अब ब्रिटिशर्स, और यही फाइनली जो हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं यहाँ पे। Okay, the area up to Allahabad was now under Britishers, and the door of Delhi was now open for Britishers. Battle of Buxar changed the course of Indian history. During this battle मीर ज़फ़र जो थे वो नवाब हैं बंगाल के, और दिल्ली जो थी वो रूल की जा रही थी शाह आलम II से। तो शाह आलम II ये याद रखिएगा। बाय द सेकेंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, अब यहाँ पे इलाहाबाद की एक संधि होती है, ट्रीटी होती है, जो कि 1765 में होती है। 1765 में जो बक्सर का युद्ध है वो 1764 में हो रहा है, उसके एक साल बाद 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होती है, जिसमें शाह आलम अग्री टू रिसाइड एट इलाहाबाद। अब जो शाह आलम जो दिल्ली में रह रहे थे, दिल्ली को रूल कर रहे थे, वो अब इलाहाबाद में रहेंगे, और रहेंगे भी कंपनी के प्रोटेक्शन में, कंपनी उनको प्रोटेक्ट करेगी। नवाब शुजा-उद-दौला सरेंडर करते हैं। इलाहाबाद और कड़ा, एक दो जगह है इलाहाबाद और कड़ा, और अब इसमें शाह आलम II जो हैं वो राज करेंगे। राज क्या करेंगे, मतलब कि ये तो कंपनी के प्रोटेक्शन में ही है, मतलब अब इनकी अथॉरिटी में आ गई ये दो जगह, जो पहले शुजा-उद-दौला के अंडर हुआ करती थी, इलाहाबाद और कड़ा। शाह आलम II इशूड अ डिक्री ग्रांटिंग दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार, उड़ीसा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो दीवानी राइट्स थे, मतलब जो टैक्स कलेक्शन का था,
टैक्सेस आते थे बंगाल से, बिहार से, उड़ीसा से, 3 बहुत इंपॉर्टेंट जगह, अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी को जाएगी और इसके लिए उन्हें एक एनुअल पेमेंट देना है 26 लाख का। तो रॉबर्ट क्लाइव जो थे वो अब गवर्नर बन गए बंगाल के और इन्होंने एक डुअल गवर्नमेंट सिस्टम, द्वैत शासन सिस्टम स्टार्ट किया बंगाल में। तो पूछा जाता है क्वेश्चन कि पहला डुअल सिस्टम कहाँ हुआ था, तो बंगाल में हुआ था। किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। इसका मतलब ये था कि डुअल शासन का मतलब क्या था, तो एक तो टैक्स कलेक्शन का काम हो गया, टैक्स कलेक्शन का एक काम हो गया और दूसरा काम हो गया एडमिनिस्ट्रेशन का, राज्य को चलाने का। तो जो टैक्स कलेक्शन का काम था उसके लिए इन्होंने कंपनी ने 2 लोगों को अपॉइंट किया। दीवान नाम था इनका, इनको दीवानी राइट्स था, तो 2 दीवान थे। एक मोहम्मद रज़ा खान थे, कहीं कहीं रज़ा खान भी लिखा रहता है, तो बंगाल के मोहम्मद रज़ा खान थे, और राजा सिताब रॉय थे बिहार में। इन दोनों को टैक्स कलेक्टर के फॉर्म में रख दिया गया और जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो ब्रिटिशर्स ही चला रहे थे, लेकिन नाम कहीं ना कहीं उसमें शाह आलम 2 का आ रहा था। इसके बाद जो लाइफ ऑफ शाह आलम था वो फुल ऑफ डिज़ास्टर्स हो गया। उसके बाद वो अंधे हो गए, ब्लाइंड हो गए 1788 में। ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस डिज़ास्टर से भर गई थी उनकी लाइफ। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ शाह आलम 2 इन 1803 द दिल्ली फेल कम्प्लीटली टू ब्रिटिशर्स। अब इसके बाद ब्रिटिशर्स के पास कम्प्लीटली चली गई है। उसके बाद उनके दो और सक्सेसर होंगे, अकबर 2 और बहादुर शाह 2, और ये अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशनर्स बन जाएंगे, इनको पेंशन देने लगेगी। अकबर 2 के टाइम पे बेसिकली पहले जो कॉइन होता था उसमें मुग़ल एम्परर का नाम लिखा जाता था, वो भी बंद हो गया था अकबर 2 के टाइम से। तो इस टाइम पे मुग़ल्स जो हैं वो एकदम ख़त्म से हो गए हैं और अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी इनको पेंशन दे रही है। इसके बाद इनका खर्चा चल रहा है। फिर 1765 में ब्रिटिशर्स को दीवानी राइट्स मिल गया सिलहट का, मतलब अभी ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में जा रहे हैं, वहाँ पे बंगाल के आगे बढ़ रहे हैं, असम के एरिया में जा रहे हैं। असम से इनको फिर फ़ायदा मिल रहा है उधर सिक्किम, भूटान की तरफ जाने का। तो यहाँ पे अब ये इनको सिलहट की दीवानी राइट्स मिल गई है। फिर ये बर्मा से युद्ध करते हैं और उसके बाद स्कॉट जो होते हैं, जो ब्रिटिश का नाम है एक स्कॉट, ये सिलहट को कनेक्ट करना चाहते हैं जयंतिया और गारो हिल्स से। तो मतलब अब ये असम मेघालय वाले रीजन में एंटर कर रहे हैं, बट यहाँ पे इनको टफ़ रेजिस्टेंस मिलती है बिकॉज वहाँ पे ट्राइब्स रहा करती थी। तो एक खासी ट्राइब थी, उससे इनको टफ़ रेजिस्टेंस मिलती है, और जिनका लीडरशिप कर रहे थे यू तिरोत सिंह। के.एम. पानीकर सेड that from 1765 to 1772 the company made Bengal a state of dacoits। तो यहाँ पे डकैती खूब सारी होने लग गई थी और इस तरह के स्टेटमेंट्स कुछ हिस्टोरियंस जो हैं वो देते रहते हैं। बस पता होना चाहिए कि काफ़ी बंगाल उस टाइम बहुत मिजरेबल कंडीशन में आ गया था और ड्रेन ऑफ वेल्थ होने लग गया था। ये लेटर ऑन हम लोग पढ़ेंगे। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। Which one of the following was the last governor of Bengal appointed by Mughal emperor? तो जो लास्ट गवर्नर जिसको मुग़ल एम्परर ने अपॉइंट किया था वो थे मुर्शीद कुली खान। इसके बाद आते हैं अलीवर्दी खान, लेकिन उनको एक इंडिपेंडेंट नहीं कहा जाएगा। तो लास्ट गवर्नर जिसको मुग़ल एम्परर ने अपॉइंट किया है वो है मुर्शीद कुली खान। ओके, इन्हें फ़ारूक शियार जो थे, फ़ारूक सियार मुग़ल एम्परर थे, उन्होंने अपॉइंट किया था इनको। द लास्ट सूबेदार ऑफ बंगाल वॉज अपॉइंटेड बाय मुग़ल एम्परर। तो यहाँ पे मुर्शीद कुली खान होंगे, आंसर इज करेक्ट। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग वॉर बिगिन द कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश सुप्रीमेसी ओवर इंडिया। तो यहाँ पे एक वॉर हुई थी जिसने ब्रिटिश सुप्रीमेसी को बहुत सशक्त बना दिया था, बहुत कंसोलिडेट कर दिया था, उसका बेस बहुत क्लियर कर दिया था कि अब इंडिया में जो राज है वो ब्रिटिशर्स का चलना शुरू हो गया है। तो यहाँ पे बैटल ऑफ बक्सर है, प्लासी है, थर्ड बैटल ऑफ मैसूर है और इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल है 1857 का। तो 1857 तो काफ़ी बाद में आएगा, उससे पहले ही प्लासी का जब युद्ध हो रहा है 1757 में, उसी टाइम पे ब्रिटिश की सुप्रीमेसी चलने लग गई क्योंकि इनके पास बंगाल का कंट्रोल आ गया था और बंगाल बहुत इंपॉर्टेंट रीजन हुआ करता था उस टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिराजुद्दौला वॉज डिफीटेड बाय लॉर्ड क्लाइव या रॉबर्ट क्लाइव इन द बैटल ऑफ, तो पहला है प्लासी का युद्ध। तो जो प्लासी का युद्ध हुआ था उस टाइम पे सिराजुद्दौला डिफीट हो गए थे रॉबर्ट क्लाइव से। ओके, इसका भी मैं आपको एक्सप्लेनेशन बता देती हूँ। यहाँ पे बैटल ऑफ प्लासी का जो युद्ध हुआ था उसमें ब्रिटिशर्स ने डिफीट किया था सिराजुद्दौला को, ठीक है, इन द बैटल ऑफ प्लासी 1757। तो यहाँ पे सिराजुद्दौला ने ब्लैक होल ट्रेजेडी की थी, ये तो आपको याद ही होगा। तो ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई थी 1756 में, 1756 में। उसके बाद ब्रिटिशर्स जो थे वो काफ़ी गुस्से में थे, तो उन्हें एक झगड़ा करना ही था। उसके बाद जो इनको फ़ायदा मिला वो 3 ट्रेटर्स का मिला। तो 3 गद्दार थे जो सिराजुद्दौला के अगेंस्ट थे। एक थे मीर ज़फ़र, दूसरे थे यार लतीफ़ खान और रायदुल्लब, ठीक है। एक जगत सेठ भी थे जो इसमें नाम नहीं दिया हुआ है, जगत सेठ। इन सब लोगों की मदद से जो ब्रिटिशर्स जो थे उनको ये इन सब गद्दारों का फ़ायदा मिल गया था, बिकॉज़ ये इंटरनल बातें बताने लग गए थे कि अभी राजा का ये नेक्स्ट स्टेप होने वाला है, या राजा अभी इस टाइम पे ये चीज़ यूज़ करेंगे बैटलफील्ड में। तो इस तरह से बाकी सब ये जो सिराज फ्लेड फ्रॉम द बैटलफील्ड टू मुर्शिदाबाद ड्यू टू रिवर्स सर्कमस्टेंसेस ऑफ वॉर। जब इन्होंने देखा कि मैं वॉर में हार रहा हूँ, ये सब तो मेरे ही अगेंस्ट खड़े हुए हैं, तो वो भाग गए थे मुर्शिदाबाद और फाइनली डिफीटेड हो गए थे, बाद उनको मार दिया गया था। उसके बाद जो बैटल ऑफ प्लासी जो था, उसके बाद से ब्रिटिशर्स का रूल काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया था बिहार में। बिहार, बंगाल, उड़ीसा, ये सब उनको मिल गया था। तो सिराजुद्दौला वॉज डिफीटेड बाय रॉबर्ट क्लाइव इन द बैटल ऑफ प्लासी, जो कि 1757 में थी। इवन आप लोगों को डेट भी पता होनी चाहिए, इम्पोर्टेंट बैटल है तो डेट इसकी पता होनी चाहिए। दिस इज़ 23 जून 1757। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। तो बेसिकली रॉबर्ट क्लाइव को ही कहा जाता है, बिकॉज मोस्ट इम्पॉर्टेंट बैटल जिसने बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले किया था, ब्रिटिशर्स का रोल अच्छा कर दिया था इंडिया में, तो वो थे रॉबर्ट क्लाइव। तो इसलिए इनको फाउंडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज हैज़ बीन कॉल्ड एज अ हेवन बॉर्न जनरल। तो ये सीधा स्वर्ग से उतरे हुए जनरल थे, बिकॉज इनके जो काम थे उसकी वजह से ब्रिटिशर्स इतने खुश हुए कि इनको इस तरह की उपाधि देना शुरू कर दिए। तो ये रॉबर्ट क्लाइव हैं, क्योंकि इन्होंने इस तरह का एक बेस सेटअप कर दिया ब्रिटिशर्स के लिए कि वो सबसे बड़ी यूरोपियन पावर बन गया था। उसके बाद हु फाउंड द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इन कैलकाटा। तो यहाँ विलियम जोन्स हैं, इन्होंने कैलकाटा में 1784 में एक सोसाइटी फाउंड की जिसका नाम था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। इसका काम ये था कि बंगाल में जो भी ब्रिटिशर्स थे और कुछ इंटेलेक्चुअल इंडियंस थे, इनके साथ मिलके ये एक तरह की एक सोसाइटी चलाया करते थे। ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कब बनी थी। तो 1784 में बनी थी। किसने बनाया था? विलियम जोन्स ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बैटल फील्ड ऑफ प्लासी इज सिचुएटेड इन। तो प्लासी का युद्ध जो था, पलासी का युद्ध, ये वेस्ट बंगाल में हुआ था। तो भगीरथी नदी के किनारे है, नादिया डिस्ट्रिक्ट में है और वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट इज द बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट इन द ईयर, ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया है, 1757। तो 23 जून 1757। विच ऑफ द फॉलोइंग शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर। तो ये हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े हैं कि मुर्शिदाबाद से मुंगेर जो थे वो शिफ्ट करने वाले जो थे वो सिराजुद्दौला थे। ओके, सॉरी, मीर कासिम थे। मीर कासिम थे। इन्होंने अपनी कैपिटल जो थी, मीर कासिम जो थे वो अली वर्दी खान के सक्सेसर थे। इन्होंने मुर्शिदाबाद से मुंगेर कैपिटल अपनी ट्रांसफ़र की थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स का काफ़ी इंटरफेरेंस होने लग गया था मुर्शिदाबाद में। तो मुंगेर में इन्होंने शिफ्ट किया। मुंगेर में ही फैक्ट्री ऑफ आर्म्स भी खोली थी। फैक्ट्री ऑफ आर्म्स मैनेज करते थे, आर्म्स एंड
अमूनिशन, आर्म्स की वैरायटी है। उसके बाद मीर कासिम ने और भी एफर्ट किए थे स्टेट के फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर। इन्होंने टैक्सेस, फंड्स और फाइन बढ़ा दिया था, टैक्सेस को भी बढ़ा दिया था, ओल्ड टैक्सेस से 3/32 टाइम्स बढ़ा दिया था। और इन्होंने एक और टैक्स स्टार्ट किया था जिसका नाम था खीरी जामा। ओके, ये भी इन्होंने स्टार्ट किया था। तो ये मुर्शिदाबाद से मुंगेर किन्होंने शिफ्ट किया था? मीर कासिम ने शिफ्ट किया था। द मोस्ट डिसीसिव बैटल दैट लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया, तो जो मोस्ट डिसीसिव बैटल थी वो यहाँ पे हो जाएगी, ऑप्शन है बक्सर, प्लासी, नेक्स्ट है वांडी वॉश और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो हो जाएगा हमारा बक्सर का युद्ध, जो हो जाएगा वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा हमारा, बैटल ऑफ बक्सर। तो यहाँ पे जो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में हुआ था। तो ये हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को। इस टाइम पे भी हम लोग इसकी भी स्टोरी देख लेते हैं। यहाँ पे एक मीर कासिम है, नवाब ऑफ अवध हैं शुजा-उद-दौला, मीर कासिम, शुजा-उद-दौला और मुग़ल एम्पायर शाह आलम III, ये सब तीनों एक साथ मिलते हैं और कहते हैं कि हम ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट एक वॉर स्टार्ट करते हैं। और ब्रिटिश आर्मी जो थी वो लेड कर रहे थे उस टाइम पे हेक्टर मुनरो। ठीक है, तो ये वॉर होती है, ये इतनी इम्पोर्टेंट बैटल होती है कि ब्रिटिशर्स अकेले ही इन तीनों से जीत जाते हैं। और जीतने के बाद कई सारी ट्रीटी साइन होती है जिसकी वजह से काफ़ी ब्रिटिशर्स को फ़ायदा मिलता है। अब इसके बाद ब्रिटिशर्स को बंगाल तो मिल ही जाता है, बंगाल के साथ साथ इलाहाबाद का एरिया, बनारस का एरिया और अक्रॉस गंगा, अब ये इधर की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। तो बैटल ऑफ बक्सर की वजह से ब्रिटिशर्स को एक बहुत स्ट्रॉन्ग इनका एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक बेस बन जाता है नॉर्दर्न इंडिया में। ओके, तो इस तरह का इसमें जो ट्रीटी साइन हुई है वो अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो हु वाज द रूलर ऑफ दिल्ली एट द टाइम ऑफ बैटल ऑफ बक्सर? तो बक्सर का जब युद्ध हो रहा था तो शाह आलम II थे, शाह आलम II। और शाह आलम II जो थे वो इन्होंने इसमें पार्ट भी लिया था। ओके, तो ये जो मुग़ल एम्परर थे शाह आलम II, इन्होंने पार्ट भी लिया है बक्सर में और उस टाइम पे इन्हीं का रूल चल रहा था, मतलब यही मुग़ल एम्परर उस टाइम पे थे। हु वाज द नवाब ऑफ बंगाल व्हेन द बैटल ऑफ बक्सर वाज फॉट? तो बंगाल के जो नवाब थे बैटल ऑफ बक्सर के टाइम पे वो थे मीर जाफ़र, यही युद्ध में पार्ट भी ले रहे हैं। सॉरी एक सेकेंड, इसमें बैटल ऑफ बक्सर पूछा हुआ है इसका। बेसिकली यहाँ पे ये होता है कि मीर कासिम जो थे वो बक्सर में झगड़ा हो रहा था, मतलब उन्हीं की लड़ाई चल रही थी मीर कासिम की ही। तो उस टाइम पे बंगाल जो था वो ब्रिटिशर्स ने मीर जाफ़र नाम के आदमी को दे दिया था। तो उस टाइम पे जिस टाइम पे ये लड़ाई हो रही थी, कंबाइंड आर्मी ऑफ मीर कासिम, शाह आलम II और अवध के नवाब, उस टाइम पे मीर जाफ़र जो थे वो बंगाल के नवाब थे उस टाइम पे। Now next question is, out of the following the most decisive battle fought by British East India Company was? तो most decisive battle बक्सर, प्लासी, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर या फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर? तो यहाँ पे बक्सर का युद्ध होगा, बहुत ज़्यादा डिसीसिव बैटल था बिकॉज इसी के बाद बंगाल, बिहार, उड़ीसा के साथ साथ इनके पास इलाहाबाद, बनारस, इधर के एरिया में अवध, ये सब एरिया भी इनको मिल गया था। तो जो पहला डिसीसिव मिलिट्री सक्सेस था, और ये इन्होंने 3 लोगों के खिलाफ अकेले लड़ा था, यहाँ पे कोई मुखबिर नहीं था, कोई ट्रेटर नहीं था, इन्होंने खुद अपने मिलिट्री के दम पे लड़ा था। तो ये बैटल ऑफ बक्सर हो जाएगी। इसमें ये भी पता चला कि अब इनकी मिलिट्री जो है, इनकी आर्मी जो है बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। ओके, तो बाकी लोग भी आपस में इनको डर गए थे और देयर वाज नो पावर लेफ्ट टू चैलेंज ब्रिटिश एम्पायर। इस टाइम पे ब्रिटिश एम्पायर बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट सिग्निफिकेंट बैटल इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश सुप्रीमेसी इन इंडिया? तो यहाँ पे बक्सर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विद रेफरेंस टू हिंदू
नायब वज़ीर ऑफ अवध सल्तनत, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो राजा टिकैत राय वॉज अर्थ मंत्री ऑफ नवाब सफदौला। सेकेंड स्टेटमेंट इज यूजुअली देयर वर सर्टेन हिंदू कास्ट हु वर प्लेस्ड एट हाई पोजीशंस इन द स्टेट ऑफ नवाब ऑफ अवध। ठीक है, तो ये जो कहीं कहीं लिखा रहता है ये भी अवध ही है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, औध और अवध एक ही जगह है। तो यहाँ पे हिंदू कास्ट जो थे उन्हीं के लोगों को हाई पोजीशन पे रखा जाता था। ये ऑप्शन नंबर 2 है और स्टेटमेंट नंबर 2 है। स्टेटमेंट नंबर 1 कह रहा है कि राजा टिकैत राय जो थे वो अर्थ मंत्री थे नवाब सफुद्दौला के। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स हैड ग्रांटेड दीवानी टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इनमें से विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स हैड ग्रांटेड दीवानी टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो शाह आलम 2 जो थे इन्होंने दीवानी राइट्स दे दिया था। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि जब बक्सर का युद्ध होता है 1764 में, उसके बाद ये लोग हार जाते हैं, तो मीर कासिम से बंगाल छीन लिया जाता है। उसके बाद अवध के नवाब बचते हैं, अवध के नवाब, इनसे भी इनकी टेरिटरी ले ली जाती है, और शाह आलम 2, तो शाह आलम 2 बचते हैं। तो इसके बाद क्या होता है, जो शाह आलम 2 के साथ एक ट्रीटी होती है इलाहाबाद की संधि 1765 में। इसमें इनको कहा जाता है कि आप कंपनी के प्रोटेक्शन में रहेंगे और आपको इलाहाबाद में ही रहना है। ठीक है, इनको इलाहाबाद और कड़ा भी दे दिया जाता है नवाब ऑफ अवध से लेकर। ठीक है, इसके बाद एक एम्परर का ऑर्डर होता है जिसमें दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार और उड़ीसा 12 अगस्त 1765, ये भी डेट एक बार पूछी गई थी तो ये आपको याद होनी चाहिए। तो 12 अगस्त 1765 में इनके जो दीवानी राइट्स थे बंगाल, बिहार, उड़ीसा की, ये इनसे ले ली जाती है और ब्रिटिशर्स के हाथ में आ जाती है विद एनुअल पेमेंट ऑफ 26 लाख। उसके बाद निज़ामत के लिए, मतलब जो 2 लोग टैक्सेस लेने के लिए रखे गए थे, उनके जो एक्सपेंसेस थे 53 लाख, वो भी इनको दे दिए जाते हैं। ड्यूरिंग दिस टाइम जो रॉबर्ट क्लाइव था वो गवर्नर था ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल में, और उसके बाद इनकी पावर जो होती है वो काफ़ी बढ़ जाती है। इसके बाद के जो सक्सेसर आए थे अकबर 2 और बहादुर शाह 2, ये बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशनर्स थे। नाउ हु ग्रांटेड द दीवानी ऑफ बंगाल टू ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1765। तो ये मुगल एम्परर जो थे शाह आलम 2, इन्होंने दिया था, शाह आलम 2 ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच गवर्नर्स टेन्योर दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार, उड़ीसा वॉज ग्रांटेड टू ईस्ट इंडिया कंपनी। तो रॉबर्ट क्लाइव थे। देन है एम्परर शाह आलम 2 गेव द दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार, उड़ीसा टू ईस्ट इंडिया कंपनी ऑन। तो यहाँ पे डेट आपसे पूछी हुई है, तो 12 अगस्त 1765 में इन्होंने दीवानी राइट्स दे दिया था। और बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, सीधा स्पेसिफिक डेट पूछी हुई है कि किस डेट को दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द ईयर वॉज द अथॉरिटी ऑफ ब्रिटिश एस्टैब्लिश्ड ओवर द फोर्ट ऑफ प्रयागराज। तो बेसिकली इलाहाबाद जो था वहाँ पे इन ब्रिटिशर्स का कब्ज़ा हो गया। फोर्ट पे इन्होंने जो कब्ज़ा किया था वो 1797 में किया था। ओके, 1797 में जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद थी वो 1765 में हो गई थी, बट फोर्ट पे कब्ज़ा नहीं हुआ था। ओके, तो फोर्ट को इन्होंने अपना गैरिसन बना दिया, मतलब यहाँ पे ये लोग अपने आर्म्स रखने लग गए थे, बंदूकें रखने लग गए थे, अपना स्टोर करने का सामान रखने लग गए थे आर्म्स से रिलेटेड। तो इस तरह का इन्होंने अपना एक फोर्ट पे जो था वो अपना गैरिसन बना लिया। यहाँ पे ट्रूप्स रहने लग गई थी, यहाँ पे आर्मी के लोग रहने लग गए थे, वो इनका एक स्टेशन बन गया था। तो फोर्ट ऑफ प्रयागराज पे इन्होंने कब्ज़ा किया था 1797 में। ओके, तो सादत अली खान थे वहाँ पे और उन्होंने इसको कंपनी को दे दिया था। वेयर वॉज द वेस्टर्न प्रेसिडेंसी सिचुएटेड इन द अर्ली पीरियड ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो अर्ली पीरियड जो था वेस्टर्न प्रेसिडेंसी वो सूरत में ही इस्टेब्लिश हुई थी।
ये तो हमने देखा ही है कि सूरत में इस्टेब्लिश किया गया था उस टाइम पे। हु वॉज अपॉइंटेड डेप्यूटी दीवान ऑफ मुर्शिदाबाद, मतलब मुर्शिदाबाद यहाँ बंगाल की बात हो रही है, मुर्शिदाबाद बाय रॉबर्ट क्लाइव आफ्टर द इलाहाबाद ट्रीटी। तो यहाँ पे मोहम्मद रज़ा खान, मैंने आपको बताया था, रज़ा खान को बंगाल का डेप्यूटी दीवान बनाया गया था और शिताब राय, राजा शिताब राय को बिहार का बनाया गया था। तो मोहम्मद रज़ा खान इज़ द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन ट्राइब्स डिड ब्रिटिश फर्स्ट come into contact with after the grant of दीवानी in the year 1765। तो सिलहट की दीवानी मिल गई थी इनको 1765 में। स्कॉट नाम के जो व्यक्ति थे उन्होंने और आगे इसको बढ़ाने की कोशिश की असम की तरफ और आगे, और बर्मा से वॉर होने के लिए उधर की तरफ जा रहे थे, बट बीच में खासी ट्राइब्स ने इनको रोक लिया और खासी ट्राइब्स ने इनको आगे की तरफ, जब जयंती और गारो हिल्स की तरफ ये रूट बनाने का सोच रहे थे, तब उस टाइम पे खासी ट्राइब जो कि यू तिरोथ सिंह लीड कर रहे थे, उन्होंने इनको रोका था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ बैटल्स फॉट इन इंडिया। तो वोंडी वॉश, बक्सर, अंबूर, बैटल ऑफ प्लासी। ओके, तो ये एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर दिया हुआ है जिसमें पहले बेसिकली क्या होता है, हम लोगों का होता है कार्नेटिक वॉर। तो जो पहला कार्नेटिक वॉर था, पहला कार्नेटिक वॉर, उसमें अंबूर का युद्ध होता है, ठीक है। दूसरा आता है हमारा बैटल ऑफ प्लासी, देन बैटल ऑफ वोंडी वॉश जिसमें फ्रेंच को फाइनली भगा दिया गया था इंडिया से, और फिर लास्ट में आता है हमारा बैटल ऑफ बक्सर। तो इसकी क्रोनोलॉजी देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे बैटल ऑफ अंबूर हुआ है 1749 में, 1749 में जो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर चल रही है, वहाँ पे अंबूर का युद्ध होता है। उसके बाद होता है हमारा बैटल ऑफ प्लासी जो कि 1757 में होता है। फिर होता है हमारा वोंडी वॉश का युद्ध जो कि 1760 में होता है, और फिर होता है हमारा बैटल ऑफ बक्सर जो कि 1764 में होता है। थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं इनके बारे में। बैटल ऑफ अंबूर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे चंदा साहिब नाम के एक आदमी को फ्रेंच सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे एक और आदमी अभी आ गए हैं, ये हम लोग जब पढ़ेंगे सेकेंड कार्नेटिक वॉर उसमें क्लियर होगा, सेकेंड कार्नेटिक वॉर में क्लियर होगा ये स्टोरी। तो यहाँ पे चंदा साहिब मुजफ्फर जंग व्यक्ति आ जाते हैं और जो कि मिल के मारते हैं अनवरुद्दीन को, जिसको ब्रिटिश सपोर्ट कर रहे थे, और इस युद्ध का नाम है बैटल ऑफ अंबूर जो कि बेल्लोर के निकट होता है 1749 में। इसके बाद जो जीते हुए व्यक्ति हैं मुजफ्फर जंग और चंदा साहिब, ये दोनों व्यक्ति अपने एक टेरिटरी संभाल लेते हैं साउथ की, और ये भी कहा जाता है कि जो टुपले हैं उनको अपॉइंट कर दिया जाता है गवर्नर ऑफ ऑल द मुगल टेरिटरी इन द साउथ ऑफ द रिवर कृष्णा। तो कृष्णा के साउथ में जितनी भी मुगल टेरिटरी है सबके गवर्नर इनको बना दिए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है प्लासी का युद्ध। ये बंगाल के जो नवाब हैं सिराजुद्दौला और ब्रिटिश आर्मी उनके बीच हो रहा है। इसमें मीर ज़फ़र जो हैं वो फाइनली थ्रोन पे बैठाया जाता है उनको, और लेटर ऑन आगे की जो भी चीज़ें होती हैं इस तरह से हम लोग ऑलरेडी स्टोरी पढ़ चुके हैं। बैटल ऑफ वोंडी वॉश देख लीजिए, ये इसके बारे में भी नहीं पढ़े हैं। तो 1760 में हुआ था। इसमें जो है फ्रेंच को बुरी तरह से हराया था ब्रिटिशर्स ने, और ब्रिटिश की जो आर्मी जो लीड कर रहे थे वो थे सर आयर कूट, और फ्रेंच की जो आर्मी जो लीड कर रहे थे वो थे काउंट दी लैली। तो काउंट दी लैली को बहुत बुरी तरह हराया था सर आयर कूट ने। नेक्स्ट है बैटल ऑफ बक्सर, ये भी हम लोग देख चुके हैं। मीर कासिम हैं, शुजाउद्दौला है, शाह आलम II हैं एक तरफ, और एक तरफ ब्रिटिशर्स हैं जिनको लीड करने हैं हेक्टर मुनरो, और हेक्टर मुनरो जीत जाते हैं और ये सब लोग हार जाते हैं और अलग अलग ट्रीटी करते हैं। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद आती है यहाँ पे, और उसके बाद शुजाउद्दौला को तो मार ही दिया जाता है। इस तरह से बाकी और सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द फ्रेंच कमांडर हु वाज डिफीटेड इन बैटल ऑफ वोंडी वॉश इन 1760। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं, काउंट लाली।
इन द बैटल ऑफ वॉन्डी वॉर्स 1760 किसके किसके बीच हुआ था? तो फ्रेंच ने डिफ़ीट किया था ब्रिटिश को, नहीं ब्रिटिश ने डिफ़ीट किया था ब्रिटिश को, ये भी एकदम गलत है, यहाँ पे ब्रिटिश ने डिफ़ीट किया था फ्रेंच को, तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी। ओके, नेक्स्ट इज द फेमस बैटल ऑफ वॉन्डी वॉर्स 1760 वॉज फॉट बाय द ब्रिटिश अगेंस्ट, अभी देखा हमने, फ्रेंच। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच? बक्सर, मीर जफ़र क्लाइव, वॉन्डी वॉश, फ्रेंच वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी, चिलियावाला, डलहौजी वर्सेस मराठा, खुर्दा, निज़ाम वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी। तो यहाँ पे करेक्टली मैच जो है वो है वॉन्डी वॉश। देखते हैं इसका ऑप्शन। तो बैटल ऑफ बक्सर जो हुआ था वो मीर कासिम, मीर जाफ़र को तो इन्होंने अपॉइंट किया था बाद में बंगाल, पहले तो मीर कासिम जो थे वो झगड़ा कर रहे थे। ओके, तो मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम, इन लोगों ने मिलके एक वॉर की थी हेक्टर मुनरो के साथ, और उसके बाद ये जो बंगाल को चलाने के लिए एक पपेट रख दिया गया जिसका नाम था मीर जफ़र। ओके, ये बस एक पपेट थे, मेन तो ये ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ गया था। फिर वॉन्डी वॉश का युद्ध है वो 1760 में लड़ा गया था फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के बीच। एक बैटल ऑफ चिलियावाला जो बात हो रही है ये 1849 में लड़ा गया था, 1849, जिसमें ब्रिटिश आर्मी थी और सिख आर्मी थी। सिख आर्मी को लीड कर रहे थे शेर सिंह और ब्रिटिश आर्मी को लीड कर रहे थे लॉर्ड गो। ओके, तो लॉर्ड गो और शेर सिंह के बीच में 1849 में बैटल ऑफ चिलियावाला हुआ था। उस टाइम पे लॉर्ड डलहौजी जो थे वो जीजी ऑफ इंडिया थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। फिर बैटल ऑफ खुर्दा, ये मराठाज ने निज़ाम के ख़िलाफ़ लड़ा था, जिसमें निज़ाम जो थे वो हार गए थे। तो बैटल ऑफ खुर्दा 1795 में हुआ था, 1795 में। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो आते रहते हैं, इसलिए ये छोटी छोटी बैटल्स भी आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग अपोज्ड ब्रिटिश इन इंडिया विगरसली? तो बेसिकली मराठा जो थे वो बहुत फियर्स थे और बहुत स्ट्रॉन्ग थे उस टाइम पे, और इन्होंने बहुत स्ट्रॉन्गली अपोज किया था ब्रिटिशर्स को इन इंडिया। ठीक है, तो एंग्लो मराठा वॉर हुई थी, 3 एंग्लो मराठा वॉर होती है, इसके बारे में हम लोग लेटर ऑन पढ़ेंगे। कैसे जीत जाते हैं, कैसे ब्रिटिशर्स हार जाते हैं, उस टाइम पे बहुत बुरी तरह हारते हैं। फिर ट्रीटी ऑफ सलबई होती है, ये हम लोग लेटर ऑन पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है रीजनल स्टेट, जिसमें पंजाब और मैसूर के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग कार्नेटिक वॉर के बारे में और जानेंगे, एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे एंग्लो मैसूर वॉर, कार्नेटिक वॉर ख़त्म हो गई है, एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में हम लोग जानेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।